सो यू गाइज माइट नो कि भाई एक एलएलबी एग्जाम निकालना इज टफ, बट व्हाट इफ अगर आपके सामने 3 एलएलबी एग्जाम आ जाए और उसमें भी आप ऐसे रैंक लेकर आ रहे हो, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में आपकी रैंक 13 हो, एनएलयू उड़ीसा का एग्जाम देकर आप 3 ईयर एलएलबी का एग्जाम देकर यू गेट 23 रैंक, एंड साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 3 ईयर एलएलबी के लिए आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो और आपकी रैंक 2 आ जाए। एक सपने जैसा है, बट अधिदेव विद अस गॉट ऑल दीज रैंक्स, ठीक है, और वो भी एक ही साल के अंदर। ऐसा नहीं है कि पिछले साल कोई रैंक आई थी, इस साल कोई रैंक आई नहीं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है, क्योंकि 2026 के 3 एग्जामिनेशंस में 3 रैंक होल्डर्स, 3 अलग अलग अच्छे रैंक्स इनफैक्ट होल्ड करते हैं अधिदेव, एंड अधिदेव इज विद अस टुडे। हाय अधिदेव। हेलो यार, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। बढ़िया गुड सर, इवनिंग। बढ़िया। बढ़िया। सो स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपरेशन? कब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आपने? सर, मेरा 3 ईयर एलएलबी का थोड़ा डिफरेंट जर्नी रहा है, क्योंकि मेरा मेजर फोकस हमेशा से डिफेंस एग्जाम्स की तरफ रहा था। हम्म। तो पहले मैंने सीडीएस के अटेम्प्ट दिया था, सीडीएस 22025 वाला। उसके हम्म। बाद जब मैं एसएसबी के लिए गया था तो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने अपने बैकअप के लिए सोचा था, जो 3 ईयर एलएलबी था। हम्म। तो मेरी तो मैंने अराउंड जनवरी अराउंड सोचा था कि मैं स्टार्ट करूंगा। फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्स वगैरह देखे कि कौन कौन से हैं, कौन से अच्छे एग्जाम्स हैं। यूट्यूब पे गया, सारा कुछ एक बार वेब पूरा सर्च मार के देखा। तो हम्म। इशू ये था कि कुछ एग्जाम्स मेरे स्किप हो गए थे, जैसे डी सीयूईटी पीजी वाला मेरा स्किप हो गया था। एमएसटी सीईटी वाला मेरा एक दिन से स्किप हो गया था। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्स बचे थे, एनएलयू उड़ीसा बचा था, पीयू का बचा था, एचपीयू था, डीएसएनएलयू वगैरह थे ये सारे। तो जो जो मेरे पास एग्जाम्स बचे थे उन सभी के लिए मैंने फिर फिल कर दिया था। फिर अराउंड मार्च मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एलएलबी एग्जाम्स के लिए। एंड आपने बहुत कम ड्यूरेशन में प्रिपरेशन करी है, अगर आप देखते हो तो, कि मार्च में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड लाइक टिल जून आपके सारे एग्जाम्स हो चुके थे एंड आपके रैंक भी आ गए थे उसमें, है ना। सो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि यार आपने मार्च में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इट इज़ बिकॉज आपका डिफेंस का बैकग्राउंड है, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी सीडीएस, है ना। आईएमए था, ओटीए था? आईएमएस सर। आईएमए था। तो आपकी मैथ्स वगैरह भी बढ़िया होगी उस चक्कर में, एंड देन वो सब कुछ आप बैकग्राउंड लेकर आ रहे थे, एंड देन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम्स, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ पंजाब यूनिवर्सिटी को हम मेन फोकस रखेंगे, बट हम साइड बाय साइड सारे एग्जाम्स को एक बार डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इस बात को लेकर शुरू करते हैं कि अगर हमारे सामने 3 4 एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो व्हाट शुड बी अ स्ट्रेटजी कि यार इस चीज को फॉलो करते हैं और तीनों चारों एग्जाम एक साथ निकल जाएंगे एंड विद गुड रैंक, सो दैट, क्योंकि बच्चे बैकअप रखना चाहते हैं और वो बैकअप के लिए मुझे लगता है कि 3 4 एग्जाम्स बिल्कुल देने चाहिए बच्चों को, तो कैसे करना चाहिए? सर, जैसे जब आपके पास 3 4 एग्जाम्स होते हैं फोकस पे, तो सबसे पहले तो यही होता है कि आप जाके एक बार सिलेबस चेक कर लो कि क्या क्या सिलेबस दिया हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ने। फिर सर उस हिसाब से, अब तो चलो एआई टूल्स भी आ गए हैं, तो नॉर्मली जाके सीधा वहां पे कॉपी पेस्ट आपको पता लग जाएगा कि कॉमन टॉपिक्स क्या क्या है। तो उन बिल्कुल। चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दो। जैसे पीयू और एचपीयू का ऐसा था कि ज़्यादा आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड या फिर लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, तो उस हम्म। हिसाब से अपना वो रखो। एनएलयू में थोड़ा अलग था, उसमें लॉ बेस्ड या फिर लीगल एप्टीट्यूड वाले कम क्वेश्चंस थे। तो फिर आपको उस हिसाब से, जैसे अगर आपके पास एक वीक बच रहा है, फिर वही वो एक वीक में आप जल्दी जल्दी रिवीजन करके उस हिसाब से करो कि आपका उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए हो। तो बेसिकली ऐसा है कि आपने बहुत अलग अलग धागे ले रखे हैं, आप पहले उन सबको एक साथ मर्ज करो, ठीक है, यू गो ऑन प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और उसके बाद जब लास्ट में जाते हो तो धागे खोल दो, फिर एक एक हफ्ते के लिए प्रिपेयर करो एंड गो ऑल इन, ऐसा करके। नाइस यार, नाइस। यस। तो अगर हम उठाते हैं सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, तो सबसे जो मेजर सब्जेक्ट होता है दैट इज लीगल, जो एनएलयू उड़ीसा में भी पूछ रहे हैं, इसमें एचपी में भी पूछ रहे हैं, एंड साथ ही साथ हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछ रहे हैं, 40 मार्क्स का लीगल पूछ रहे हैं। तो लीगल के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया और आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी है, ये वाले बात बता दो। सो जैसे बाकी पोर्शंस तो चलो मेरे स्टार्टिंग से ही फोकस में थे एनडीए के टाइम से, बट लीगली ऐसा था कि जिसपे मुझे ऐसे एकदम स्टार्टिंग से वो फोकस करना था। तो मैंने जब सर्च किया था, मतलब मैं देख रहा था, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक अगर आप कोर्स ले लो तो आप हमेशा एडवांटेज में रहते हो, क्योंकि टीचर्स जो भी फैकल्टी होती है वो आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको नेसेसरी होगा। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको कितना, आप कभी ज्यादा भी पढ़ सकते हो, उसका भी फायदा नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो हम्म। आपका अड्डा से ही बैच लिया था मैंने, सफलता वाला पीयू के लिए। तो हम्म। उसमें जो लीगल रीजनिंग का पोर्शन था, उससे ही मैंने पढ़ा था, सारा नोट्स वगैरह से गो थ्रू किया। कुछ चीजें समझ भी नहीं आती थी क्योंकि फर्स्ट टाइम लीगल पढ़ रहा था। तो वो फिर हम्म। से, मतलब रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का ही फायदा होता है कि आप फिर से सुन लो। तो इसमें तो अड्डा का ही पूरा हेल्प रहा था मेरे को लीगल के लिए तो।
एग्जैक्टली। सो आपने वहाँ से लीगल भी कर लिया, एंड देन सब्सिक्वेंटली हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लीगल के बाद मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पॉलिटी है या लीगल है, तो हम लोगों ने ऐसे बाइफरकेट करते कि हम पॉलिटी और लीगल को एक साथ ले लेते। बाकी जीके जीएस वाला जो पोर्शन होता है 30 मार्क्स का जो आ रहा है, उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया था फिर? जीके जीएस के लिए क्या पर्टिकुलर रिसोर्सेज यूज करे थे आपने? तो जी के जीएस तो चलो स्टार्टिंग से ही एनडीए के टाइम से चलता आ रहा था, बट हम्म। वही था कि यूपीएससी थोड़े अलग तरीके से पूछता है। तो एक बार मैं पीवाईक्यू से गो थ्रू किया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे हम्म। वन लाइनर होते हैं जेनरिक क्वेश्चंस, तो हम्म। उसमें भी जैसे रोहित गुरु सर के वो सारे जो भी मतलब मंथली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर्स थे, हाँ हाँ। ऑलमोस्ट उसी से सारे क्वेश्चंस आ गए थे। बाकी ऐसे भी मैं इंटरेस्ट लेता ही हूँ क्योंकि आगे भी एसएसबी वगैरह के लिए भी आपको करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग तो वगैरह। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर रीडिंग रीडिंग वगैरह वगैरह। ये परफेक्ट सब वो पता परफेक्ट। होना चाहिए। तो क्योंकि आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड था, तो आपका ऑब्वियसली लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश में मेरे को लगता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि शायद उतनी अच्छी उसकी इंग्लिश नहीं है, या फिर लॉजिकल ऐसा है सब्जेक्ट क्योंकि हमें यूजली स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, तो ऑब्वियसली हमें या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रिसोर्स पे रिलाई करना पड़ता है, या फिर हम यूट्यूब वगैरह से कर रहे होते हैं। तो आपको क्या मतलब आप क्या बच्चों को सजेस्ट करोगे कि एक इंग्लिश कैसे टैकल करे वो बच्चा जो बहुत नहीं फेमिलियर है इंग्लिश के साथ, और लॉजिकल एप्टीट्यूड कैसे टैकल करें? ये दो सब्जेक्ट्स का बता दो एक बार। यस सो इंग्लिश में ऐसा रह मेरी इंग्लिश स्टार्टिंग से ठीक रही है, बट जैसे मैं बाकी स्टूडेंट से भी सुना था, बाकी जिनकी अच्छी नहीं रही थी इंग्लिश सर, तो उनका एक बेसिक स्ट्रैटेजी ये रहता था कि जैसे हर दिन ना वो 10 या 5 ना नए वर्ड्स हमेशा वोकैबलरी में अपने वो पढ़ते थे, और साथ हम्म। साथ उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी लिख लेते थे सर। तो इससे हेल्प ये होता है कि जैसे पीयू में भी जनरली यही क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी ज्यादा क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड थे, मतलब 15 क्वेश्चंस ही थे, 4 5 तो उसी पे हम्म। बेस्ड थे। तो सर उससे आपकी वोकैबलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, एंड लाइक स्पोकन में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस सर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है कि हमें जैसे इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट करो या फिर इंग्लिश न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लो। स्टार्टिंग में हमेशा डिफिकल्टी आएगी, पर जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे आपको आइडिया मिलता जाएगा। बीच बीच में अगर आप रुक भी रहे हो तो एक बार सर्च कर लो इस वर्ड का क्या मतलब है, वो नोट डाउन कर लो कहीं पे, फिर धीरे धीरे सर ये ऐसा प्रोसेस जैसी चीज है कि धीरे धीरे करके आएगी। एक मंथ में आप बेटर हो जाओगे, एक नहीं तो 2 मंथ में हो जाओगे, बट एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। तो इंग्लिश का तो यही है बेसिक। एंड लॉजिकल का सर, लॉजिकल के लिए तो मैं बोलता हूँ कि आप यूट्यूब पे जहाँ पे भी जो जो भी आपको अच्छा लगता है, अड्डा में भी अच्छे टीचर्स हैं, जैसे मैंने अड्डा से ही किया था लॉजिकल का। तो जहाँ हम्म। पे भी आपको अच्छा लगता है वहां से एक बार स्टार्टिंग में वीडियोस देख लो कि उसका बेसिक फंडा क्या है उस चीज का। उसके बाद आप जितने क्वेश्चंस लगाओ उतने आपके लिए अच्छा है। जितने आपको जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें आपको टफ लग रहा है वो, तो उसके ज्यादा क्वेश्चंस कर लो। कोई आपको हम्म। ऐसा टॉपिक लगेगा कि हाँ कि ये मैं ऑन स्पॉट कर लूंगा, मुझे इसमें इतना टफ नहीं लग रहा है, तो उसके थोड़े कम क्वेश्चंस कर लो। ये सारा सर टाइम वेस्ट दिया, तो उस हिसाब से लॉजिकल का ये फंडा सर। तो यार सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए, तो एक बार पेपर को एक साथ सम अप करते हैं, एंड लेट्स सी कि भाई, क्योंकि आप सीडीएस के एस्पिरेंट हो और आपने एनडीए भी दे रखा है, तो आई नो वेरी वेल कि आपने पीवाईक्यूज को कितनी इंपॉर्टेंस दी होगी। बट स्टिल फॉर आवर ऑडियंस एक बार आप ये बताओ कि जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, 2022 23 24, इनफैक्ट अब 25 26 भी अवेलेबल है। तो वो सारे पीवाईक्यूज को यूज करना और कैसे यूज करना चाहिए एज ए एस्पिरेंट, सो दैट यू गेट इंप्रेसिव रैंक, इस तरीके से कैसे यूज करना और चाहिए? यस सर, सर पीवाईक्यूज का तो सिंपल है, आप पहले जाके मतलब पीयू का ही ऐसी साइट है कि आपको सारे पीवाईक्यूज ऑटोमेटिकली उनकी साइट पे मिल जाएंगे। तो हम्म। सर मेरा यही था, मैंने सबसे पहले सारे पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लिए थे। फिर एक एक दिन में हर एक दिन मतलब एक एक पीवाईक्यू लगाता था मैं कि वो अच्छे से करना है, ढंग से करना है। तो फिर हम्म। जैसे कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे इजीली, जो सर नहीं आते थे उनको मैं नोट डाउन कर लेता था, या फिर स्क्रीनशॉट लेके एक अलग से पीडीएफ बना दी थी मैंने उनकी कि हाँ एग्जाम से पहले मैं इनसे गो थ्रू कर लूंगा सर। हम्म। और इस एग्जाम में भी 2026 वाले में भी अराउंड 3 या 4 पीवाईक्यूज आए थे। और सर सिर्फ ये नहीं है कि वो तो रिपीट ही हो गए थे 3 और 4, तो ऐसा है लीगल में ही हुए थे वो। पर हाँ हाँ ऐसा है हाँ। कि आप जब पीवाईक्यूज लगाते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो आगे भी पूछ सकते हैं। तो सर पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर कोई भी जैसे स्टार्ट करता है तो साथ साथ पीवाईक्यूज भी करते रहने चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो कहाँ से पूछ सकता है। जैसे अभी हम्म। भी करंट अफेयर्स में स्टेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह था, तो वो मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि उनके पीवाईक्यूज देख के कि हाँ ये क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं। बाकी पीयू एक ऐसा है कि उसका ट्रेंड ऐसा है कि वो आपसे 1 2 साल पुराने वो भी पूछ सकता है पीवाईक्यूज। वो तो चलो वो किस्मत वाली बात है कि आपको आता होगा या नहीं, बट आप हम्म। तैयार रहोगे कि हाँ कि पुराने पीवाईक्यूज भी मतलब फिर पुराने क्वेश्चंस भी 1 2 साल पुराने करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। सो काफ़ी सारी हमने बात करी पीवाईक्यूज वगैरह के बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, रिसोर्सेज भी हमने बात कर ली सारी, सिलेबस वगैरह के बारे में बात कर ली। लेकिन हम अगर इस तरीके से देखें, लेट्स
कम टू अ कॉमन थिंग जो हर एक एस्पिरेंट के लिए होता है, दैट इज, एक तो होता है मोटिवेशन। ठीक है, बिकॉज मैंने आपसे पहले बात करी और मैंने आपसे पहले वो किया, इंटरेक्ट किया, तो आई नो कि आपने क्लैट भी दिया था। ठीक है, यू गॉट गुड रैंक इन दैट ऑल्सो, और आपको मिल भी गई थी। और फिर भी आपने कुछ और कंटिन्यू किया, कुछ और परस्यू किया बिकॉज ऑफ योर अदर ड्रीम्स ऑफ डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे आपको क्या फील होता है कि एक बच्चे को किस तरीके से अपने ड्रीम के लिए एक लंबी फाइट करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली, मतलब एक होता है ना कि यार मैं एस्पिरेंट हूं तो मेरे को कुछ चीजें ऐसी हैं जो भैया ने बोली थी तो ध्यान में रखूंगा लाइफ टाइम के लिए। तो वो एज अ छोटे भाई को अगर किसी को बनाना बताना हुआ तो आप क्या बताना पसंद करोगे लास्ट सर ये तो सर बेसिक इसका ये है कि जो आप ड्रीम चूज कर रहे हो वो अपने लिए ही कर रहे हो। में? सर तो जैसे मेरा इस चीज में एडवांटेज भी रहा है, थोड़ा फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर नहीं रहा था कि क्या करना है तुझे, ये वो सर सारा कुछ मुझ पे था। सर तो वो हम्म। चीज ना फिर खुद से आ जाती है। प्लस मेरा पूरा डिफेंस ऐसे में डिफेंस एस्पिरेंट हूँ सर, तो डिफरेंट आप स्टोरीज सुनते हो, कैप्टन विक्रम बत्रा हो गए, बहुत सारे हो गए। सर तो हम्म। उनको देख के तो ऐसे मोटिवेशन आ जाता है कि इन्होंने क्या क्या किया, मेरे को तो बस एक रिटर्न ही करना है, मतलब इसमें इतना वो क्या ही है। बट सर जैसे बाकी भी हैं जो नॉन डिफेंस एस्पिरेंट्स भी हैं, बस सर उनको बेसिक चीज मैं यही कहूंगा कि आगे मतलब बहुत सारी फाइट्स रहेंगी। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें लेनी पड़ेंगी। प्लस आप जो भी ड्रीम चूज कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो सर, तो वो खुद से आपके लिए वो अंदर से जोश आना चाहिए कि नहीं, ये मैं खुद के लिए ये चीज करना चाहता हूँ या खुद के लिए ये चीज करना चाहती हूँ। तो एफर्ट्स वो आपके खुद से डलेंगे। हम्म। यस डिस्ट्रैक्शंस वगैरह रहती हैं तो आप ना बाइफरकेट कर सकते हो चीजें। जरूरी नहीं है आपको हर दिन फ्रेंड से मिलना है। आप बीच में लगा लो कि बीच में कोई वीकेंड आ गया या एक दो बार चले गए हफ्ते में मिलने, उतना ठीक रहेगा। सर तो बस वही है कि आपको बाइफरकेट करनी आनी चाहिए चीजें कि कहाँ पे मुझे कितना टाइम देना है। अब जैसे एग्जाम से एक दिन पहले आप घूमने निकल गए, अच्छी बात भी है, पर मैं प्रेफर करूंगा कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले मैं बस ऐसे वो हो जाऊं, अंडरग्राउंड हो जाऊं, बस एग्जाम पे फोकस दूं। तो वो सबके लिए अलग चीजें रहेंगी, पर बेसिक चीज वही है कि जो ड्रीम है वो आपने खुद अपने लिए चूज किया है। तो उसके लिए अगर आप 100% एफर्ट डाल दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में रिग्रेट रहेगा। और बेसिक यही है कि आगे आप जो भी करो चाहे आपका ना भी हो, बस आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था उस चीज में। बहुत सारे लोगों के ड्रीम होते हैं और शायद वो पहली बार में नहीं अचीव कर पाते, इनफैक्ट पहली बार छोड़ दो। ठीक है, वो शायद उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाते। ठीक है, एंड देन यू गो अहेड, और उसके बाद आप लाइफ में कुछ और कर रहे होते हो, बट स्टिल फिर वो एक चीज़ रह जाती है ना, कि यार वो चीज़ कर लेता या फिर ये कर लेता या कुछ एक्स्ट्रा कर लेता उस टाइम पे, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो कुछ बच्चे हो सकता है जो इस साल भी पेपर दे रहे होंगे या फिर नहीं हुआ होगा उनका, या कुछ बच्चे अगर ऐसा डिमोटिवेटेड फील करते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, है ना, कोई भी फेलियर लाइफ की ऐसी आ रखी हो जिसकी वजह से वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तो उसको कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं? तो डीमोटिवेशन का या फिर मेरा तो बेसिकली फंडा यही रहता है कि अगर आप किसी स्ट्रेस में हो या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपको टफ लग रही है, तो हम्म। सर रादर देन कि आप ऐसे बैठ जाओ आइडल होके कि मतलब उसी चीज के बारे में सोचते रहो, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो। चाहे वो पढ़ाई से कर लो, चाहे वो किसी मूवी से कर लो। बेसिक मैं तो हमेशा ये करता हूँ कि मैं बस पढ़ने बैठ जाता हूँ, जैसे ऐसा कुछ लगता है कि ये तो टफ है मैं बस पढ़ने बैठ जाऊंगा कि कुछ हैंड रिटन चीज कर ली, या फिर मैं जर्नलिंग भी करता हूँ सर। सर तो उससे हम्म। ऐसा होता है कि जो भी आपके थॉट्स हैं वो एक बारी में लेट आउट हो जाते हैं। अगर आप वो चीज लॉन्ग टर्म लेके रखोगे तो उसमें इशू है। प्लस सर जैसे वो चीजें आती हैं माइंड में कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। सर उसको rather देन आप एक रिग्रेट लेकर चलो, उसको लर्निंग लेकर चल लो कि आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, आगे आपको जो भी आप जिस फील्ड में भी जाओगे, लिटिगेशन में जाओगे, आगे आप और एग्जाम्स दोगे लॉ के थ्रू ही। सर तो वो लर्निंग्स आप हमेशा याद रखो, कहीं नोट डाउन कर लो अगर आपको याद ना भी रहे। सर हम्म। मेरा खुद का ऐसा रहा है कि इतने एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए हैं। सर अब ऐसा लगता है कि ये एक पार्ट एंड पार्सल ही है पूरे प्रोसेस का, कि बस लगे रहो, अपनी मेहनत करते रहो, बीच में से रुकना नहीं है। मतलब जितने भी आपके पास है अपॉर्चुनिटी अच्छे से ग्रैब कर लो, बाद में पता नहीं वो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेसिकली गो ऑल इन, एक बार में यस सर। देते हैं, सब करते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे, वरना तो फिर कर ही लेंगे, वो इंसान ही कर रहे हैं, है ना। सो यस सर। या यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट मैं जाने से पहले एक वो आपने जर्नल वाला जो आइडिया दिया ना, मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं भी इससे शायद थोड़ा सा सीख जाऊँ, तो कैसे क्या कैसे जर्नल करना चाहिए यार, कुछ अगर चीज़ें आप एज अ न्यूब, मैं अगर न्यूबी ऐसा आपसे पूछूं तो आप क्या मेरे को सजेस्ट करोगे, एक बार बता दो। सर ये तो खुद के उसके होता है, जैसे बहुत टाइप्स टाइप्स की जर्नलिंग होती है कि हम्म। कुछ ऐसे होते हैं कि आप किस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो उससे स्टार्ट करते हो। नहीं तो एक बेसिक होती है कि जैसे आप डायरी लिखते हो नॉर्मली कि दिन में क्या क्या हुआ, मैंने आज क्या क्या सीखा। सर तो हम्म। मैं वो वाला फॉलो करता हूँ कॉन्सेप्ट की, जैसे डायरी लिखते हो कि आज दिन में ये हुआ, फिर उसी में वो सारी चीज़ें आ
में मेरा ध्यान गया था, किस चीज़ों के लिए मैं खुश हूँ कि हाँ, ये मेरे साथ हुई थी। सर, और इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहती हैं। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको 1 हफ़्ते पुरानी चीज़ याद नहीं है, पर आप जैसे जर्नलिंग करते हो फिर आपको याद रहता है, आपकी मेमोरी में वो याद रह जाती हैं चीज़ें कि हाँ, मैंने आज ये किया था। प्लस सर, जैसे जब हम प्रिपरेशन भी करते हैं, तो जैसे 1 महीने पुरानी चीज़ आपको नहीं रहेगी याद, वो बेसिक चीज़ है। पर जैसे आप जर्नलिंग में लिख लो कि हाँ, आज मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और इसमें मुझे यहाँ पे मैंने अच्छा किया था, यहाँ पे इश्यूज़ आए थे। तो जैसे एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आप वो भी देख सकते हो, फिर उस चीज़ों पे आप और बेटर अपना वो कर सकते हो। एग्जैक्टली यार, तो मैं भी ये ट्राई करूंगा, है ना, कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये चीज़ें गलत कर दी और कल मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं भी ट्राई करूंगा यार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अधिदेव। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, इतना बढ़िया हमें बताने के लिए। और जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, मैं आपको बता दूं कि यार पूरे बात का क्रक्स यही है, मेहनत करो, 100% दो। ठीक है, कीप ऑन डूइंग द सेम वर्क। बार बार अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता है, जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग इट, क्योंकि लाइफ में कई बार रिपीटेशन होती है। हाँ, रिपीटेशन में गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। यू शुड जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ और अपने आप पे काम करते रहो। इवेंचुअली यू विल बी एबल टू गेट इन टू दैट कॉलेज, दैट यूनिवर्सिटी, और जो भी तुम्हारा ड्रीम है वो तुम अचीव कर लोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन, कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।